वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवालिक स्टडी अड्डा। एक बार आपका पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। पुरानी वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यूज़ और लाइक्स कमेंट्स दिया और ये हमारी दूसरी वीडियो है। उसी तरह आप इसको भी देखिएगा। उसी टॉपिक को हम आगे कवर करते हैं। ये एक्चुअली वीडियो जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, कुल मिलाकर जहाँ भी ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछी जा रही है उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इवन स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने ये सब कलेक्शन किया है वो स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन से लिया है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इन सब से तो लिया ही है। जीएस का बहुत बड़ा हिस्सा भूगोल कवर करता है, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो भूगोल को किसी भी तरह से पढ़ते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे फैक्ट बेस्ड हो। तो कॉन्सेप्ट की क्लासेस आगे होंगी। पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं ऐसे शुरू कर रहा था जिससे कि चीज़ें आसान से कठिन की ओर बढ़े। अचानक अगर कठिन शुरू कर देंगे तो पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें भारत की महत्वपूर्ण 10 जनजातियों को लिया जाओ, जहाँ पे कल ख़त्म किया था उससे आगे आंध्र प्रदेश में बंजारा और लवांडा 2 महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। केरल में डाफर बहुत इम्पॉर्टेंट, कम्मार, उराली, नायर बहुत इम्पॉर्टेंट, येला, मोपला बहुत इम्पॉर्टेंट। मोपला विद्रोह से आप याद रख सकते हैं, मोपला विद्रोह हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मोपला विद्रोह आए तो केरल में हुआ था, तो केरल में आप मोपला जनजाति। चेंचू कई बार पूछी जा चुकी है। कोडकप्पू, अदियार ये केरल की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ। जम्मू कश्मीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, गुज्जर, बकरवाल, गारा, गद्दी, हुंजा। हिमाचल प्रदेश में भी आपको ये सब मिल सकती हैं। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तब आप इसको ध्यान में रखते हुए करें अपने प्रश्न को। गुज्जर, बकरवाल, गारा, गद्दी, हुंजा। उड़ीसा में क्या है? खोंड बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ। मुआंग, मुंडा आपको कई जगह मिलेगी। भूमिज, संथाल बहुत इंपॉर्टेंट, मुंडा, संथाल। ठीक है, झारखंड में हो सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए संथाल यहाँ भी मिल रहा है। कोरवा, मुंडा, बिरहोर, माल पहाड़ियाँ, असुर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत चर्चित हैं, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, हो गया। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि इतनी कठिन पूछ दे रहा है कि जो किताबों में भी नहीं मिल रही है। नॉर्मली जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, उनमें वो जनजातियों का नाम है ही नहीं। तो इसमें कुछ ऐसा कलेक्शन भी डाला गया है जो आपने हो सकता नई बार सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। माल पहाड़ियाँ, असुर। ठीक है, त्रिपुरा में हंगलाम, रियांग, नोटिया। आगे हिमाचल प्रदेश में देखिए बकरवाल ऊपर भी थी, गुज्जर भी थी। भरमौर हिमाचल की। गद्दी, ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि धौलाधार श्रेणी में कौन सी जनजाति रहती है, तो गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधार श्रेणी में रहती है। किन्नौर, जद्दा। गुजरात में सिद्धि, बंजारा, कोली बहुत इंपॉर्टेंट, खारी, डाफर। ठीक है, असम की अगर हम बात करें तो दियारा, बोडो, लुसाई, मिरी, मिकिर, ये कल की वीडियो में भी आया था। बोडो, कार्बी। ठीक है, ये 10 राज्यों की महत्वपूर्ण जनजातियां भारत के संदर्भ में थी। आपने अगर कल लिखा हो तो उसमें आगे ऐड कर लीजिएगा इसको, आपके पास एक अच्छा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियों की, कल से ही कंटिन्यू करते हैं। आगे है बुशमैन। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कालाहारी मरुस्थल अगर आप अफ्रीका का ऐसे मैप बनाएं तो इस साइड जो एरिया पड़ता है ना, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया। अगर स्पेशल देश से भी पूछ सकता है विकल्प में देश तो बोत्सवाना आप टिक करेंगे। वैसे कहीं कहीं दक्षिण अफ्रीका भी लिखा मिल जाता है। ये हब्सी प्रजाति के हैं, प्रायः नग्न रहना पसंद करते हैं, शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय है। बुशमैन का कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया फैला हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप में आप देख रहे होंगे। ठीक है, बटवा और पिंगबीज, कांगो बेसिन, विषुवत रेखीय वन,
जायरे, कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको, कांगो बेसिन, विश्वत रेखीय वन, जायरे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है विश्वत रेखीय वन, इसके आसपास यहाँ पर, ठीक है। बटवा और पिग्वीज, निग्रोटो प्रजाति की होता है पिग्वीज जनजाति, आखेट में काफ़ी दक्ष होते हैं, केला इनको बहुत पसंद होता है। इनके आवास को मोंगुलस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रखिए। हो सकता है कि इस बार के टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न आपको मिल जाए, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा यूर्त पूछा गया था, यूर्त, ठीक है, यूर्त। और इग्लू का जो है वो बहुत बार पूछा चुका है, तो इतना उम्मीद नहीं रिपीट करे, लेकिन ये मोंगुलस पूछने की संभावना है। बोरो और मुलातो ब्राजील, ठीक है। निलोटिक अफ्रीका में पाई जाती है। ये नार्डिक प्रजाति है, जनजाति क्या कहें इसको, श्वेत प्रजाति के लोग हैं ये। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, आइसलैंड, उत्तरी पश्चिमी यूरोप मुख्यतः, अगर मैं बनाए तो ऐसे जो बनता है यूरोप का, जो इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ठीक है, और आइसलैंड इधर छोटा सा है, तो वहाँ पर जो श्वेत प्रजाति के लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, नार्डिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, अमीर इंडियंस दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बोंटोक फिलीपींस में पाए जाते हैं। खमेर कंबोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, खमेर कंबोडिया में पाए जाते हैं। लैप स्कैंडिनेवियाई, यूरोपीय टुंड्रा, कल जो हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा, ठीक है, वहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है। लैप्स ये स्कैंडिनेविया यूरोपीय टुंड्रा में पाई जाती है, ठीक है। डिंका ये सूडान में पाई जाती है। नुबा भी सूडान में पाई जाती है। डिंका की विशेषता, ये सबसे लंबे लोग होते हैं। डिंका जनजाति के जो लोग हैं, डिंका जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, सूडान में पाए जाते हैं, और ये सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ विश्व के संदर्भ में थी। आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें। महत्वपूर्ण पुस्तकें 10 मैंने कल की थी, 10 आज करेंगे, जिससे बोझ नहीं बनेंगी। अगर आप इनको एक जगह लिखते जाएंगे, 2-2 बार पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा आपका। अगला क्या है, स्पेशल डायनामिक्स ऑफ लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, एम मोनी की बुक है, स्पेशल डायनामिक्स ऑफ लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। एक्चुअली ऐसे प्रश्न जीआईसी और एलटी में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में तो इतना कठिन नहीं पूछा गया है, लेकिन जीआईसी में और एलटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा सकता है। नेट के एग्जाम में, नेट जीआरएफ का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक स्मिथ की है। पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेफ्ट कैपिटलिज्म, एफ जेमिसन की है। पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेफ्ट कैपिटलिज्म, एफ जेमिसन की है। अगली बुक है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स, डेविड हार्वे की पुस्तक। अच्छा, कुछ लोग जो अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इस टाइप की पुस्तकें पूछी जाती हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छे स्तर के रहते हैं। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफीज E.W. सोजा की ये पुस्तक है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, J.F. लियोटार्ड की पुस्तक है। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी ए जनरल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी ए जनरल थ्योरी, W. इजार्ड की, ठीक है। एंटीपोड 1969 में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका से मानवता परक भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया। गरीब एवं वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर किया गया, बहुत ही फेमस पुस्तक है। जब भी मानव परक भूगोल की बात होती है तो इस पत्रिका का जिक्र किया जाता है। हो सकता है ये ऐसे ही पूछ दे मिलाने को कि एंटीपोड में किस चीज़ की या किस बात की चर्चा की गई है, तो आपको मानवता परक भूगोल और गरीब एवं वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर किया है, ठीक है। कॉस्मॉस बहुत प्रसिद्ध, सभी लोग जानते हैं, हम्बोल्ट महोदय की है। क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग जानते हैं, E. हंटिंगटन महोदय की है। तो ये 10 कल की और 10 आज की, कुल हमारे पास 20 बुक्स हो गई हैं। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएंगी, क्योंकि अधिकांशता तो आप लोगों को पता ही है पहले से ही, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ हैं ऐसी जो नई ऐड हुई हैं इसमें, तो उनको भी आप लिख लीजिएगा तो याद हो जाएंगी। महत्वपूर्ण कथन पे अगर हम आते हैं तो पहला कथन है, जलवायु ही मानव संस्कृति का कारक द्योतक है, हंटिंगटन महोदय। आपने हंटिंगटन की एक बुक भी देखी है ऊपर अभी, ये क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, हंटिंगटन। जलवायु का मानव के साथ संबंध जो है हंटिंगटन महोदय ने बहुत अच्छे से बताया अपनी बुक्स में। तो उनके बुक्स और उनके स्टेटमेंट ऐसे ही मिलते हैं, जो क्लाइमेट और
जो है ह्यूमन के बीच संबंध को बताते हैं। अगला क्या है, पारिस्थितिकी मंडल पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करते हैं। ये दासमैन का है, यह दासमैन का नाम है। पारिस्थितिकीय मंडल पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। दासमैन का है कथन। अगला कथन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीन ब्रून्स महोदय का है। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है, हटन महोदय का है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, हेटनर महोदय का है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, हेटनर महोदय का। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विवरण का विवेचन करता है, रिचर्ड हार्टसोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई एग्जाम बचता हो जिसमें ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता हो। ठीक है, रिचर्ड हार्टसोन की पुस्तक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें से लिया गया है। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विवरण एवं विवेचन करता है। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भूगोल की सबसे जो अथेंटिक कहें, अथेंटिक तो सभी हैं, मतलब सबसे बेहतरीन जो परिभाषा है भूगोल की या जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करता है भूगोल को, वो रिचर्ड हार्टसोन महोदय की है। राज्य थल से संलग्न एक जीव है, रेडजेल महोदय की है ये। ठीक है, उसके बाद मिस्र को नील नदी का वरदान, मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस महोदय ने कहा है। प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। अब चूंकि यह है कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट कैसे याद हों, इसमें आपको कुछ शब्द पकड़ने पड़ेंगे, जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल। फिर आपको जानना पड़ेगा कि जिसका स्टेटमेंट है क्या उसका कोई योगदान है इन शब्दों में या उनका कोई लिंक है इनके साथ। तो आप कार्ल रिटर को जब पढ़ेंगे तो उनमें प्रादेशिक भूगोल और क्षेत्रीय विभिन्नता जैसे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लिंक करिए। ठीक है, कार्ल रिटर महोदय का स्टेटमेंट, प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है, कार्ल रिटर महोदय का। अगला क्या, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, ब्लास महोदय का। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, ब्लास महोदय का ये कथन है। ठीक है, ये 10 कथन आज फिर कंप्लीट हुए। अगला है भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, कल मैंने कलेक्ट किए थे कुछ, आज भी। पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित, एक्चुअली जब पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वही लगभग सभी ग्रहों की उत्पत्ति का भी ये सिद्धांत हैं, क्योंकि हमारे सौरमंडल में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो साथ ही अन्य ग्रह भी बने। तो कहीं कहीं विकल्प में क्वेश्चन में ऐसे दे देता है सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों को मिलाइए या पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा है पृथ्वी। इसमें 2 तरह के संकल्पनाएं हैं, अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना उसको कहते हैं जिसमें जिन विद्वानों ने ये माना है कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है, तो उस संकल्पना को क्या कहा गया, अद्वैतवादी संकल्पना। क्या, किससे हुई है, एक पिंड से। जिन जिन विद्वानों ने ये बात मानी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की उत्पत्ति है वो एक ही पिंड से हुई है, तो उस संकल्पना को अद्वैतवादी संकल्पना और पैतृक संकल्पना कहा है। इसमें जो सबसे पहले विचार दिया था पुच्छल तारा परिकल्पना, कास्ते द वफन ने 1749 में दिया गया। ठीक है, दूसरा वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट महोदय का 1755 में। निहारिका परिकल्पना, लाप्लास 1796। बाद में इसको रास महोदय ने संशोधित किया था, लाप्लास की जो है निहारिका परिकल्पना 1796। ठीक है, उल्का पिंड परिकल्पना लॉकियर महोदय की है। उल्का पिंड परिकल्पना लॉकियर महोदय को 1919 में आई थी। द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना अद्वैतवादी के जो है अपोजिट विचार रखती है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि दो पिंडों से जो है हमारे सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिसमें 2 पिंडों को सहायता से ये परिकल्पनाएं की गई हैं, उनको द्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। इसमें क्या है, ग्रहणु परिकल्पना टीसी चैम्बरलिन की 1905 में। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन की 1919 में आई थी ये। ठीक है, जेफरीज महोदय ने 1929 में इसको संशोधित किया था। अक्सर जेम्स जीन और जेफरीज का नाम आपको साथ मिल जाएगा,
ज्वारीय परिकल्पना किसने दी है, ऐसे लिखा होगा जेफ्रीज, जेम्स जीन एवं जेफ्रीज महोदय ने, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्या है, द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना एच.एन. रसेल की है। विखंडन का सिद्धांत रॉसजेन ने दिया है। नवतारा परिकल्पना हॉयल एवं लिटलटन की है, 1939 में आई है। सीफिड साध्य परिकल्पना एसी बनर्जी की है, 1942 में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछी जा चुकी है। सीफिड साध्य एसी बनर्जी की है, ठीक है। अंतर तारक धूर परिकल्पना ऑटो स्मिथ की है, 1943 में आई है। अंतर तारक मेघ परिकल्पना अल्फ्वेन की, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर तारक धूर परिकल्पना जो है वो ऑटो स्मिथ की है, और अंतर तारक मेघ परिकल्पना जो है वो अल्फ्वेन की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आधुनिक सिद्धांत हैं जिसमें बिग बैंग, ठीक है, जो कि सिद्धांत है, सरमान्य सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे महोदय का, और स्पीच सिद्धांत एलन गुथ। एक्चुअली ये तो कई चीज़ों की व्याख्या करते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, उसमें सौरमंडल भी शामिल है, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत और स्पीच की सिद्धांत एलन गुथ महोदय ने दिया है। तो ये कुछ पृथ्वी और उससे संबंधित सिद्धांत थे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए मैंने एक ही चीज़ को इसमें शामिल किया है केवल। कल जैसे मैंने 2 तरह के सिद्धांत बताए थे, एक ज्वारभाटा से शायद थे और एक प्रवाल की उत्पत्ति से थे। तो आज ये पृथ्वी और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जो है वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। खासकर वो जिनको अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सारा मैटर आप लोगों के पास उपलब्ध है, ठीक है। अब ये क्या, मैंने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर दिया है। रिवीजन आप करते हैं, इतनी चीज़ों को आप 10, 15, 20 मिनट में किताब से नहीं पढ़ सकते, तो वीडियो देख लेंगे, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए आप जनजातियाँ पढ़ने बैठे तो आपने आज जनजातियाँ ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी आपने वीडियो देखा तो जनजातियों के साथ साथ कथन भी आपके निगाह के सामने से गुजर जाएंगे, पुस्तकें भी गुजर जाएंगी, विश्व की भी जनजातियाँ गुजर जाएंगी, स्टेटमेंट भी, और ये चीज़ें ऐसी ही हैं जो आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेंगी। आप कहिए एक बार पढ़ के आपने महीने भर के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल भूल जाएंगे आप, फिर आपको एकदम नहीं लगेंगी। इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काम जो है आएगी, इसको आप रखिएगा, देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी एक लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर आपने परिचय नहीं दिया, बताएंगे किसी दिन वीडियो में। पहले आप लोग इसको देख लीजिए और जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।